ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं भारत और अमेरिका की दोस्ताना की, स्वदेशी के तराने की, टैरिफ की और आत्मनिर्भर भारत के वचन की, प्रण की। आज दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप, माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए हाउडी ट्रंप अब की बार ट्रंप सरकार से लेकर अहमदाबाद में स्टेडियम में 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग इकट्ठा किए गए अभिनंदन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्ती यारी के कसीदे पढ़े गए, गढ़े गए। ट्रंप नहीं माने। ये कैसा दोस्ताना? ट्रंप नहीं माना। टैरिफ लगा दिया है भारत पर 50%। 50। अब इसे थोड़ा परिप्रेक्ष्य में डालूं तो तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। चीन जो जानी दुश्मन है, दुश्मन नंबर 1 अमेरिका का, चीन पर टैरिफ लगाया गया है 30%, सिर्फ 30%, और उस पर भी अभी फिलहाल विराम लगा हुआ है। लेकिन भारत पर अतिरिक्त है ये टैरिफ। पहले का टैरिफ तो चलता रहेगा, अतिरिक्त 50% लगा दिया गया है। वियतनाम पर 20%, पाकिस्तान पर 19%। पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, और फेल्ड स्टेट। वहां दोस्ताना निभाया जा रहा है, तो यह कैसा दोस्ताना था? 10 बार अमेरिका दौरे पर गए हैं पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी। 7 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। तो ये क्या हुआ? दोस्ती यारी हम सही तरह से नहीं कर पाए, या अमेरिका अपने हित साध रहा था, हम अपने से हित साधने की प्रक्रिया को पूरा समझ नहीं पाए, मुकम्मल अंजाम तक नहीं ले जा पाए। और इसका असर क्या होगा उस पर तो मैं आगे आऊंगा। लेकिन जैसे ही ये टैरिफ लगा, अब हमें स्वदेशी संकल्प भी याद आने लगा कि जी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, स्वदेशी पर जोर दिया जाएगा, हम किसी के आगे डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। तो बहुत अच्छा है, स्वदेशी तो किया जाना चाहिए। मेक इन इंडिया किया गया था गाजे बाजे के साथ 10 साल पहले। लक्ष्य रखा गया था 25% सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा या योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देगा। 10 साल बाद पता है कितना दे रहा है? तब वो 15-16% देता था योगदान, वो 12% हो गया है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा अगले 2 दशकों में इसे 23% कर देंगे। 2015 में बोला मेक इन इंडिया को करेंगे 25%, वो 12% रह गया 15-16 से घटकर। अब कह रहे हैं 12 से 23 करेंगे 20 साल बाद। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? और हम कितनी तैयारी के साथ इस आपदा से लड़ने को तैयार हैं? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, क्योंकि वो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं टैरिफ वॉर की। वो जो टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने भारत पर 50%, पहले 25% लगा था 7 अगस्त को, 27 आज तारीख जो है 25%, और 50% अतिरिक्त टैरिफ। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत पर, चीन पर भी 30% लगा है। और हम कहते थे हमारा दोस्त है अमेरिका। पर अब उन बातों से हटकर यकायक सबको स्वदेशी याद आ गया है। आत्मनिर्भर भारत का सपना सब देखने लगे हैं। अभी कुछ देर पहले सरसंघचालक मोहन भागवत बोले कि स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो देते ना भाई। 11 साल से सरकार किसकी है? और कमाल का अर्थशास्त्र का ज्ञान भी दिया मोहन भागवत ने। कहा घर का खाना खाओ, पिज्जा खाने की क्या जरूरत है? अब दरअसल अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार इतना आसान, इतना सरल होता मोहन भागवत जी, तो बात ही क्या थी। फिर तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ और सोने की चिड़िया बन जाओ।
या वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया अब एक परिवार, एक घर हो चुकी है। बैकवर्ड फॉरवर्ड सिनर्जीज हैं, हर चीज आपस में मिली हुई है। कहीं किसी को खांसी आती है तो जुकाम इधर हो जाता है। अब ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूं। 50% टैरिफ के मायने क्या हैं, मतलब क्या है। भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका था, सबसे ज्यादा निर्यात करते थे, आयात बहुत कम था, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में था। हम ज्यादा माल दे रहे थे भाई, कमाई ज्यादा हो रही थी। चीन से भी कारोबार करते हैं पर वहां से माल ज्यादा मंगाते हैं, उनको देते बहुत कम है, तो एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड था। अब अमेरिका को हम कुल निर्यात इस साल जो बीता वित्त वर्ष गया, 7,56,000 करोड़, बिलियंस में आंकड़े नहीं दूंगा, सारे चैनल वाले आपको बिलियन में ही घुमाते रहते हैं, मैं बिल्कुल रुपयों में आपको समझाऊंगा कहानी। और ये 50% जो टैरिफ है, इसका असर पड़ने वाला है लगभग 60% सामान जो हम निर्यात करते हैं, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका असर यह होगा कि अगले साल हम अमेरिका को सिर्फ 4,36,000 करोड़ का ही निर्यात कर पाएंगे। 3,30,000 करोड़ का नुकसान दर्शकों, 3,30,000 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। 1% तक, 0.9% हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि हमारी विकास दर गिर सकती है। अब यह भी आंकड़ा आपको समझ नहीं आएगा, इसको भी थोड़ा आसान करता हूं, सरल करता हूं। इसका मतलब यह है कि 20 लाख नौकरियों पर असर पड़ सकता है। 20 लाख नौकरियां चली जाएंगी। अब वो कैसे चली जाएंगी, अब वो समझाता हूं। झींगा, श्रिम्प्स जिसे कहते हैं, मछली होती है, इसका कारोबार भारत निर्यात करता है 21,087 करोड़ के श्रिम्प्स, और ये विशाखापट्टनम आंध्रा से जाता है। इसका तो सत्यानाश हो जाएगा। भारत की हिस्सेदारी अमेरिका के श्रिम्प ट्रेड में 32.4% थी। इसका असर क्या होगा, नौकरियां जाएंगी, औने पौने दाम पर झींगे बिकने लगे हैं, किसानों का नुकसान होगा, किसानों का। हीरा, सोना और गहने 87,863 करोड़ का निर्यात, भारत की हिस्सेदारी अमेरिका के इस एक्सपोर्ट में 40%। इसका असर क्या पड़ेगा, 12 लाख सूरत में नौकरियां, खतरे की घंटी बज चुकी है, तलवार लटक गई है। 50,000 मुंबई में, 35,000 जयपुर में। गिनते जाइएगा, ये आंकड़ा जोड़ते जाइए। कपड़ा, टेक्सटाइल 94,892 करोड़ का निर्यात हम करते हैं। और इसके हब कौन कौन से हैं, कहां टेक्सटाइल, तिरुपुर, नोएडा जहां मैं बैठा हूं, गुरुग्राम, बेंगलुरु, लुधियाना, जयपुर। एक उदाहरण देता हूं कैसे नुकसान होगा। भारत की शर्ट अमेरिका में पहले 878 रुपए की थी, अब हो जाएगी 1,440 रुपए की। ये 50% अतिरिक्त टैरिफ के चलते। जबकि चीन की शर्ट 1,246 में बिकेगी, भारत से 194 रुपए कम। बांग्लादेश की 1,159 रुपए में बिकेगी, 281 रुपए कम एक शर्ट, एक कमीज। और वियतनाम की तो 1,053 में बिकेगी, 387 रुपए कम। तो अमेरिकी किससे खरीदेगा, वियतनाम की खरीदेगा ना, वो बांग्लादेश की शर्ट खरीदेगा ना। हमारे वाला एक्सपोर्टर क्या करेगा, खून के आंसू रोएगा।
धंधा चौपट हो जाएगा। 6 लाख एमएसएमई पहले ही बंद हो चुकी है देश में, नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते। स्वदेशी आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कितना आगे बढ़े। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, बड़े दावे किए गए थे। 2015 में लक्ष्य रखा गया 25% योगदान होगा मैन्युफैक्चरिंग का, तब 15-16 था, अब वो 12% रह गया। अब 20 साल का रोड मैप दे रही है निर्मला सीतारमण, और मोहन भागवत ज्ञान दे रहे हैं कि घर का खाना खाओ, पिज्जा को भूल जाओ। अरे पिज्जा को तो भूल जाएं, यहां पर कारपेट, कालीन का कारोबार 10,543 करोड़ का ही है, पर ये जो इलाके हैं भदोई, मिर्जापुर, श्रीनगर, यहां पर लोग कह रहे हैं भैया हमें तो सब्सिडी दे देना वरना हम तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए। हस्तशिल्प 14,048 करोड़, 10 लाख नौकरियां खतरे में हैं। जोधपुर, जयपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर ब्रास सिटी कहते थे, कहीं पर चूड़ियां बन रही थी, अब पाकिस्तान की चूड़ियां बनने लगेंगी। ये चूड़ियां खरीदेगा कौन जो यहां बना रहे हैं? ये कारपेट खरीदेगा कौन? ये हैंडलूम कौन खरीदेगा? हस्तशिल्प कौन खरीदेगा? उसकी तैयारी है क्या? स्वदेशी तो हो जाएगा, ठीक है, यहां इतनी खपत है क्या? ये कहां से कमाएंगे? ये कहां जाएंगे? फर्नीचर, भारत की 45% हिस्सेदारी जितना निर्यात होता है अमेरिका में। लेदर फुटवेयर 10,542, आगरा, कानपुर, रानीपेट फर्नीचर के लिए, जोधपुर, सहारनपुर। क्या करेंगे वहां के कारीगर? जब मांग ही नहीं होगी तो उत्पादन बंद हो जाएगा, उत्पादन बंद हुआ तो रोजगार छिन जाएंगे। और क्योंकि तैयारी नहीं है, अभी से ही माल लेना बंद कर दिया है अमेरिका ने। अगर कोई अच्छी खबर आई भी, जब भी आती है कि भाई ये टैरिफ हट गया या मसला सुलझ गया, तो वापस कारोबार शुरू होने में एक लैग होता है, उसमें 2-3 साल और लग जाएंगे। तब तक क्या करेंगे निर्यातक? और हमारी तैयारी कितनी है इसकी भी एक वानगी दे दूं। हम 10 बार, तो प्रधानमंत्री मोदी गए अमेरिका, 8 बार, 10 बार अमेरिका गए, 8 बार बराक ओबामा से मिले, 7 बार डोनाल्ड ट्रंप से मिले। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब ये टैरिफ वॉर की आशंका, वो तलवार लटकी हुई थी, अब हम अपना लॉबिंग, यानी कि वहां पर लोग हमारी बात कहें, मजबूती से रखें, उसके लिए हमने लॉबिंग फर्म 2-3 और बढ़ा दी हैं। भारत कुल खर्च कर रहा है सालाना 29 करोड़ रुपए अपनी बात वहां पर मजबूती से रखवाने के लिए। पाकिस्तान पता है कितना रख रहा है, कितना खर्च कर रहा है दर्शकों? 63 करोड़। पाकिस्तान 63 करोड़ खर्च कर रहा है, हम 29 करोड़। और हमें लग रहा है कि जो हम कहेंगे वो सारी बात मान जाएगा अमेरिका। वो मानने को तैयार ही नहीं है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कह रहे हैं टैरिफ की चुनौती को हम लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं। आपदा में अवसर तो तलाश रहे हैं। आपदा आई क्यों और ये अवसर तलाशने में कितना वक्त लगेगा? अभी तो दवाइयों और स्मार्टफोन पर टैरिफ लगा नहीं है, वो 100% तक भी लग सकता है। और हम सबसे ज्यादा दवाई बेचते हैं अमेरिका में, बहुत बड़ा बाजार है। स्मार्टफोन हम ताल ठोकते आ रहे हैं। अभी वहां पर भी कुछ और अप्रत्याशित नीति तो नहीं अपना लेता हमारा पुराना दोस्त अमेरिका। और ये पुराना दोस्त अमेरिका, अब हमें दोस्ती करनी पड़ेगी चीन से, जो हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है, लगातार आंखें तरेरता है। बहुत झूला झुलाया हमने, अब झूलना फिर पड़ेगा झूले पर चीन के साथ। योग गुरु बाबा रामदेव कह रहे हैं ट्रंप टैरिफ की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो पहले समझ में नहीं आया। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मीडिया हेड भी हैं, वो कह रहे हैं 10 साल से विदेश नीति पर सिर्फ
लफाजी हो रही है, मेड इन इंडिया बर्बाद है, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद है। तो इसे आपदा में अवसर दे कहें या हमें थोड़ा झटका खाने के लिए, चोट खाने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में क्या सरकार हैंड होल्डिंग करेगी एमएसएमई की? छोटे मझोले कारोबारी जो हैं, जो निर्यातक हैं, क्या उनको कुछ सब्सिडी दी जाएगी? उसके लिए हम कितना तैयार हैं और उसके लिए पैसों की दरकार भी होगी, वो हैं क्या हमारे पास? इन तमाम सवालों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ये कैसा दोस्ताना? ट्रंप नहीं माना और अमेरिका ने टैरिफ लगाया, विदेशी संकल्प याद आया। अब बस अब विदेशी विदेशी करने लगे, स्वदेशी स्वदेशी करने लगेंगे, स्वदेशी संकल्प याद आया। इसे जमीन पर उतारने में कितना वक्त लगेगा? कहने और करना, इसमें बहुत फर्क होता है। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से अहम घटक हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता हैं, एनडीए के एक और अहम घटक। कांग्रेस की तरफ से सांसद रह चुके हैं, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, मोहन कुमार मंगलम। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, कारोबार को, व्यापार को समझते हैं, देश की बात दुनिया में समझाने भी गए थे, जो प्रतिनिधिमंडल गए थे, राजीव राय। विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, खास एमएसएमई पर बहुत गौर से नजर टिकाए रहते हैं और स्वदेशी का जो ये राग अलापा जा रहा है, कितनी हकीकत कितना फसाना, उनसे जानूंगा। और देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक प्रोफेसर अरुण कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा। महेश, ये कैसा दोस्ताना? ट्रंप तो नहीं माना, 50% दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगा दिया। ये कैसा हाउडी ट्रंप? अब की बार ट्रंप सरकार, हवन यज्ञ, न जाने क्या क्या किए गए थे, मनोकामना की गई थी राष्ट्रपति बन जाए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए संदीप भाई, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले जो है, प्रधानमंत्री जी का जो एक दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री की जो इस चुनौती को लेकर जिस प्रकार का कल ही उन्होंने अपनी बात रखी और अपने विचार रखे, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि इसको लेकर इस देश में अवाल बवाल सवाल कितने भी पैदा किए जाए ट्रंप टैरिफ के पीछे, लेकिन ये तो तय है कि देश ना झुकेगा और ना रुकेगा। नहीं, झुकने को कौन कह रहा है? पर पहले दोस्ती यारी जो हम निभा रहे थे, उसका वो उसका हासिल क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ सर, हमने जो हासिल किया वो जग जाहिर है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2014 से 2024 में 92% निर्यात अगर बढ़ा तो इसी वजह से बढ़ा कि मोदी और सरकार की नीति ऐसी थी कि हमारा एक्सपोर्ट और निर्यात जो बढ़ा, जिसके लिए आज हमने कहीं हाय तौबा मचाना शुरू किया है। जो तीसरी जो सबसे बड़ा बात है वो ये है, सबसे बड़ा कारोबारी मित्र अमेरिका था, ये बड़ा झटका है, ये मानेंगे आप? मतलब चीन पर 30% टैरिफ लगा, भारत पर लग गया 50%। ये विदेश नीति की का फेलियर है, नाकामी है। तो क्या नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आदमी के अगर कोई आदमी, नहीं बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि ब्राजील की क्या गलती है? कनाडा को जिसको ये कह के दूसरों की बात करते रहेंगे, अपनी भी बात करेंगे, बढ़ा देंगे। 30% ही टैरिफ लगा चीन पर, जानी दुश्मन पर। हम सबसे अजीज दोस्त, हम पर 50 लगा दिया, नाकामी है ना ये? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ब्राजील पे 50 है, 10 देश ऐसे हैं जिनके कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई दोस्ताना रवैया नहीं है, जिनसे कोई दोस्ती और दुश्मनी का सवाल पैदा करके, और इससे पहले 6 या 7 बार ऐसा हुआ कि ना तब दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, लेकिन सैंक्शन तब भी लगा और देश तब भी उभरा। और देश ये जो है, हम सब जब सामूहिक रूप से कहीं सरकार में विश्वास हमारा था तो हम बिल्कुल आगे निकल कर आए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में क्या हमें अपने हितों को कहीं बलि चढ़ा देना चाहिए दोस्ती के नाम पर? प्रधानमंत्री ने तो बड़ी स्पष्टता से कही
कि देश के किसानों को गिरवी रख दें क्या, पशुपालकों को गिरवी रख दें क्या? तो ये क्या करें? मानसिकता मंसूबे अमेरिका के समझने में कह रहे हैं कि भाई चूक हो बंद कर गई। दीजिए। अमेरिका के मंसूबे समझने में चूक हो गई, वो अपने नहीं, हित कोई साधता चूक रहा, नहीं हम है अपने संदीप हित भाई। साधने में। कोई चूक नहीं हुई। तो अच्छा, चूक नहीं हुई? नहीं साहब, अगर कोई, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मेल मिलाप जो नहीं, हो रहा मैं था, आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई अगर अपनी तुगलकी मिजाज से, और उसके बाद हमने देखिए क्या किया, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूके के साथ, हमने उसके बाद अब जापान के साथ हम इंटर आपको कर रहे हैं, पता और है, आप कह रहे हैं एक कि भाई हम मिनट, चाइना आपको के मैं साथ एक चीज ऐसा दर्शकों, करके- एक मिनट महेश भाई और दर्शकों को बता दूं, हमारे ऊपर तो 50% अतिरिक्त कर लगा दिया अमेरिका ने। कपड़े पर तो ये 64% है, झींगा पर 60% है, टेक्सटाइल पर 59%। ये लोगों के मन में थोड़ा भ्रम भी है कि सिर्फ 50 है, पहले वाला भी जारी है। हम अमेरिका पर कितना लगा रहे हैं टैरिफ, महेश पता है? आंकड़ा बताएंगे? नहीं, देखिए मैं फिर कह नहीं, रहा हूं, आंकड़ा पता है तो बता दीजिए, वरना मैं बता हम देता जो हूं। लगा रहे हैं ये अरे भाई सुनिए ना, हम पर लगा रहा है 50% दीजिए। अतिरिक्त, हम अभी भी अमेरिका पर 9.4% का टैरिफ लगा रहे हैं। लगाओ ना फिर 50%। जब वो दोस्ताना नहीं दुश्मनी पर उतारू हो रहा है, आप कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे, दीजिए ना। 9.4% क्यों लगा रहे हैं टैरिफ? मैंने, हमारे पास आज भी ऑप्शन खुला हुआ है। अच्छा, आज भी खुला है, कहीं अभी भी इस हम चीज के लिए ये दरिया नहीं है कि दिली आज दिखा रहे अगर ये हैं। चीज, हाँ क्यों, चाइना के साथ नहीं हुआ, चाइना के साथ नहीं हुआ संदीप भाई, चाइना के साथ तो सब चीज तय होने के बाद फिर ट्रंप उसको विड्रॉ किए। हम ये आश्वानित हैं, हम ये मान के चल रहे हैं अच्छा, मान कि के चल अमेरिका में जिस तरह से माहौल है, जिस प्रकार से अमेरिका के लोगों का नहीं, जिस तरह के अमेरिकन लोगों का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा क्या कह रहे हैं सुनिए, और लोग उनके ही पार्टी के लोग, डोनाल्ड ट्रंप के लोग, और जितने भी उनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? चीन पर विराम लगा रखा है 30% टैरिफ को लेकर, हमारे ऊपर लागू हो गया। वो रो रहे हैं भदोई में, मिर्जापुर में कालीन बनाने वाले, चूड़ी बनाने वाले, वो ऑर्डर कैंसिल होने लग गए अभी से। सर बिल्कुल, मैं तो अभी भी, हमारे पास 16 सितंबर तक जो गोदाम से जा चुका है या जिसका बिल कट चुका है, अभी 16 सितंबर तक हमारे पास टाइम है, और 100% हर चीज पर नहीं है, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, वो तो मैंने बता दिया वो अमेरिका ने मैंने। कोई शुल्क नहीं लगाया है। और अब यका हम स्वदेशी हो जाएंगे, ऐसे माल हैं, अब हम स्वदेशी हो जाएंगे महेश भाई। घर का स्वदेशी खाना तो खाओ, हमें होना पिज्जा ही खाने की पड़ेगा। क्या जरूरत? अच्छा, पहले नहीं एकदम याद मैं आया? कह रहा हूं कि सब तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पिज्जा तो ऐसे भी कोई ऐसा हेल्दी चीज नहीं है, जो भारतीय फूड है, जो हमारा शरीर है, यही उसके अर्थशास्त्र है। according तो पिज्जा हमें मैं सूट घर करता की नहीं रोटी है, खा लो, तो पिज्जा मत निश्चित खाओ, रूप से यही अगर इसको हम- अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, सर, यही अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से- अर्थव्यवस्था होती है। मैं कह रहा हूं कि ये तो हमेशा हमारी ये सोच रही है कि हम विदेशी वस्तुओं को, ये तो हम स्वतंत्रता आंदोलन से सीख लीजिए। तो जहां स्वदेश, हमने कहा मेक कि इन इंडिया का विदेशी- मतलब विदेशी स्वदेशी वस्तुओं होता का है ना, बहिष्कार। मैन्युफैक्चरिंग पिज्जा मेक हमारी इन इंडिया हो। संस्कृति नहीं है। पिज्जा वो संस्कृति हम 16% बनाएंगे थी, तो देश में स्वदेशी नहीं 2015 अपना में लक्ष्य पाएंगे। रखा था 25% का, वो हो गई है 12%। 16 से गिरकर 12% हो गया स्वदेशी का पुट। अब कह रहे हैं 20 साल में 23% करेंगे। मतलब कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? सर मैं फिर कह रहा हूं, नहीं सर, बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि अगर डाटा के साथ आप रखें तो स्वदेशी का जिस प्रकार से 2014 से और 2024 के बीच अरे में भाई सीधा जिस मेक तरह इन से इंडिया हमारा मार्केट मैन्युफैक्चरिंग, बना है, अपना मैन्युफैक्चरिंग मार्केट हमने जो सेक्टर तैयार भारत किया का ही है सर। ना, वही भारत में जो बन रहा है सर, उसका योगदान 16% था 2015 डिफेंस का आज में। डिफेंस भारतीय देखिए। अर्थव्यवस्था में सर, वो 12% पर आ गया। डिफेंस में हम सर पेट्रोलियम में आप दर्शकों को यह आंकड़ा कहीं लाकर देखिए कि आज जो पेट्रोलियम हम आयात करते थे, वो पेट्रोलियम आयात करके आज पेट्रोलियम निर्यात भी करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात भी अगर कर रहे हम हैं। हमें तो डिफेंस 1 में रुपए, कहीं एक 100 चवन्नी गुना का, आगे एक बढ़ नए के पैसे निर्यात का कर रहे फायदा हैं, नहीं तो मिला। वो हमारी उपलब्धि कितने नहीं है। साल हो गए पेट्रोल के दाम कम किए हुए? सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम कहीं फेल हुए हैं, पेट्रोलियम को इतने सालों में अगर कहीं स्थिर है मूल्य, आप ये देखिए स्थिर है, मनमोहन सिंह दाम सरकार घट में रहे या पिछली हैं, सरकार कम में, या कीमत मैं तो पर कह रहा रूस हूं से कि खरीद रहे हैं, आम कंपनी आदमी को लगा कुछ मिल दीजिए। नहीं रहा है। राजीव राय, यहां पर महेश वर्मा कह रहे हैं ये कोई नाकामी नहीं है और हम तैयार हैं, आपदा में अवसर है, आपदा में अवसर मिल रहा है तो क्यों ना देश
इसके लिए तैयार रहे, एकजुट हो जाए। संदीप जी, 2 लाइन, उसे सपने दिखाने की आदत थी हम बुनते रहे, उसे झूठ बोलने की आदत थी और हम सुनते रहे। ये आपदा में इनकी सच्चाई, इनकी कलई खुल कर आई है कि पिछले 10-11 सालों से जो झूठे सपने देश को दिखा रहे थे, इनको इस बात में फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि डिप्लोमेसी इज ए सीरियस बिजनेस। लपक कर गले मिलना, हाथ मिलाना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, वहाँ के अखबारों में विज्ञापन देकर अपने को विश्व गुरु बनाना और सीरियस डिप्लोमेसी करना एक अलग बात है। अभी वो तस्वीर हम लोग के जहन में ताज़ा है जो कुछ दिनों पहले हमने लंदन में देखी थी, कैसे हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए जो तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इससे हमारी हकीकत का एहसास होता है। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी उस बात को कि आज़ादी के बाद इतनी लचर, कमज़ोर, ऋण विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन, दिशा विहीन विदेश मंत्रालय और विदेश नीति हमारी कभी रही नहीं और देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई, अभी बता रहे थे कि हमने रूस से तेल का आयात कर हमने निर्यात कर दिया। कुछ चंद व्यापारी घरानों को कितना फायदा पहुंचा दिया, इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे। देश को क्या मिला? आपने सही सवाल किया, इनके पास जवाब नहीं था। आप तमिलनाडु के तीरपुर से नोएडा से लेके भदोही के कालीन तक और सूरत तक के व्यापारियों से जाकर पूछिए आज देश में स्थिति क्या कर दे। और ये विश्व गुरु बन रहे थे। चाइना पर ये स्वदेशी की हुंकार और अच्छी है बात, हम स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात करें, पर ये बात, ये दावा हकीकत में तब्दील होना, जमीन पर उसे उतारना, उसमें वक्त लगेगा। तब तक क्या होगा? सवाल तो ये है ना, या बस भाई स्वदेशी आ गया, स्वदेशी आ गया, उसमें बात खत्म कर दें। नहीं, संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी या देश में आज़ादी से तब से अच्छी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कौन दुनिया का ऐसा देश है जो स्वदेशी नहीं करना चाहता? तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाता है क्या? और स्वदेशी के नारा दे रहे हो तो कह दो ना कि चीन से अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। दावा कर दीजिए प्रधानमंत्री, जिस चीन को हम सबने सदन में सारी की सारी गाड़ियां रुक कर खड़ी हो जाएंगी। सुपर कंप्यूटर, सुपर चिप्स, वो जो रेयर अर्थ मटेरियल है सारा गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, गाड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी। सही कर, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि हकीकत तो कुछ और है। नारा जुमलों पर चलाने और सरकार चलाने वाले अभी भी आत्मचिंतन और मंथन नहीं कर रहे हैं कि उनके रहते देश की स्थिति कैसी हो गई, देश को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया। 5 लाख की आबादी वाला हम लोग जहां से लोकसभा चुन कर आते हैं, 32 लाख की आबादी होती है, 30 लाख की आबादी होती है। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव हमें आउट इंडिया बोल देता है। नेपाल हमारा भाई था, वहां से जब मन कर तब बॉर्डर के नाम पर घर में घुस आता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया, बांग्लादेश की हालत क्या है? कुछ दिन बाद श्रीलंका से लोग आएंगे, थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे रावण को मारा था। ऐसी विदेश नीति होती है। जब बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश को हिंदुस्तान पैदा कर रहा था, 7th फ्लीट अमेरिका ने भेज दिया। रूस आपके साथ खड़ा था और आप यूक्रेन में चले गए जब रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था। क्या मिला आपको? आप सिर्फ फोटोबाजी करेंगे, फिर भी अपना प्रचार करेंगे। जितना आप दिखा रहे थे कि पाकिस्तान कितना लॉबिंग पर खर्च कर रहा है और इंडिया कितना खर्च कर रहा है, उससे कई आप आरटी से आंकड़े निकलवा लीजिए संदीप जी। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के कुछ साथ और बातें भी देखिए जहां पर लेबर इंटेंसिव जाके मोदी के नारे लगवाए गए हैं। और 10 सेकंड दीजिए, एक और हकीकत बता दूं आपको। बताइए ना, 10 सेकंड में एक और हकीकत बता दूं। हाँ। सिर्फ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये मार नहीं है संदीप जी। मैं फाइनेंस मंत्रालय के कंसल्टेटिव कमेटी में भी हूं और पहली मीटिंग में फाइनेंस मंत्री जी को मैंने एक लिस्ट दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात देश की करते हैं। माइक्रो इंडस्ट्री पर एक साल में 170 कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं इस देश के छोटे व्यापारियों को। एक दिन में 170, एवरेज 15 कंप्लायंसेस फाइल करते हैं। ये लोग सिस्टमिक ढंग से कुछ चंद घरानों को फायदा दिलाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। साइड और माइक्रो इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और आप बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। धैर्य रखिए, आपदा में अवसर खोजें। आपके रहते देश से आपदा कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी नीति गलत है। आप चंद घरानों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। जिस दिन देश के लिए काम करने लगेंगे, देश की हालत ऐसे नहीं होगी। और इसके बावजूद भी आपने को फिर वही इमोशनल जुमला नहीं, इसमें राजीव रंजन करेंगे, आत्ममंथन कम करेंगे। नहीं, ये क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है। खतरे की घंटी बजी है क्या? और छोटे मझोले व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए
निर्यातकों के लिए ही नहीं, किसानों के लिए भी। मखाने बड़ा जोर आजकल चल रहा था कि भाई मखाना सबसे कंप्लीट फूड है, सबसे हेल्दी फूड है, और अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट। बिहार से ही तो जाता है पूरी दुनिया का 99% मखाना। क्या करेगा अब वहां का किसान? वो तो नहीं जा पाएगा, या मैं गलत रीड कर रहा हूं सिचुएशन को? देखिए संदीप चौधरी जी, अगर कोई ये कहे कि ये संकट नहीं है तो ये वास्तविकता से मुंह मोड़ने की बात होगी। लेकिन हमारा यकीन क्या है, हम देखते हैं कई बार विश्वासघात होते हैं, और भारत की आज़ादी के बाद भारत चीन रिश्तों को लेकर सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उस समय के तत्कालीन चाइनीज़ प्रीमियर चाओ एन लाई और पंडित नेहरू के बीच पंचशील संधि हुई, और उसके बाद उस संधि की धज्जियां उड़ा करके भारत के एक बड़े भूभाग पर चाइना ने कब्जा कर लिया। लेकिन दूसरा जो सिल्वर लाइनिंग है, इसे भी देखिए कि 1965 का खाद्यान्न संकट, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जब आज आप स्वदेशी की बात करते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ताओं का बाजार हिंदुस्तान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जहाँ 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस आपका है, उसकी वजह से जो नुकसान है, इसलिए कि जो बड़े जो 4 सेक्टर्स जहाँ इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा, निसंदेह बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन आप जिस रास्ते पर वैकल्पिक प्रबंधन कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कई बार हालात बदलने की दिशा में भी सहायक हो सकते हैं। इसलिए नहीं, देखिए मैं ये बात पूरी तरह से मानने को तैयार हूँ राजीव जी, विश्वासघात हो जाता है, आपदा भी आ जाती है, पर हम इतने मासूम क्यों बने हुए थे? ये सिर्फ इकलौते भारत पर ये संकट नहीं था, ये तो पूरी दुनिया को धमकाता घूम रहा है ट्रंप। तो सबसे ज्यादा मार हम पे, ब्राजील को छोड़ दीजिए, बस 2 ही देश है ना 50% वाले, हम पर सबसे ज्यादा मार क्यों पड़ी? वियतनाम वो 10-10.5 लाख करोड़ का निर्यात करता है, हम तो 7.5 लाख करोड़ का ही निर्यात करते हैं, उस पर 20% टैक्स। चीन का मैंने 30 बोला, पाकिस्तान पर ही 19%। उसके अलावा थाईलैंड, तुर्की, नेपाल, केन्या, मेक्सिको, जहां जहां लेबर इंटेंसिव यानी कि हमारे मजदूरों का, हमारी मैन पावर, उस ताकत का इस्तेमाल होता है, वो सब धंधों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या? देखिए मुझे ऐसा लगता है, देखिए टेक्सटाइल का सेक्टर हो या लेदर का सेक्टर हो, या जिस तरह से आप जेम्स को लेकर के आपने कहा, और जो एक बात तो बिल्कुल तय है कि ये 52 बिलियन डॉलर्स का जो हमारा निर्यात है, जो प्रभावित होगा इस टैरिफ को लेकर के। आपका ट्रेड सरप्लस 25 बिलियन डॉलर्स का है। परेशानियां हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये नुकसान नहीं है। नहीं, ये स्वदेशी सुनने में अच्छा लगता है, स्वदेशी का नारा कितना लागू हुआ? अब अगर मैं कहता हूं, गलत जानकारी दे रहा हूं क्या राजीव जी? 2015 में कहा ना मेक इन इंडिया अगले 10 सालों में देखिए मैन्युफैक्चरिंग का योगदान होगा 25% देश की अर्थव्यवस्था में। वो 15-16 था, वो गिरकर 12 हो गया है। अभी 4 दिन पहले तो बोली वित्त मंत्री अब 23 कर देंगे 20 साल में। देखिए अगर आंकड़ों से इतर एक बात हम देखें, ये अगर भारत ने निर्यात अमेरिका को किया है 87 बिलियन डॉलर्स का, तो ये भारत के उत्पादकों का ये काम है, तभी तो ये उत्पादन वहाँ पहुँचा है। ये गिरावट कभी हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को निर्यात का जो एक बड़ा आपने साम्राज्य स्थापित किया, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय उत्पादकों की पर उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी ना। जो दोस्त था, दोस्त तो दोस्त ना रहा, अब जो दुश्मन था उससे दोस्ती काटनी पड़ेगी। अब हमें चीन के साथ झूला झूलना पड़ेगा। नहीं, कोई दुश्मन अस्थायी तौर पर नहीं होता है, कई बार हो सकते हैं। बाजार का सच आज क्या है? आज पूरी तरह से हो सकता है आपकी बर्फ जो जमी हुई है रिश्तों में, वो पिघलनी शुरू हो जाए। हो सकता है वो हमारी कब्जाई हुई जमीन भी वापस करने लग जाए, ये असर हो। इसलिए नहीं, मैं उतना आशावादी अभी नहीं हूँ। चीन भी बहुत ही प्रेडिक्टेबल नहीं है,
लेकिन आपके पास एससीओ और ब्रिक्स जैसे जो 2 प्लेटफॉर्म हैं, वो ब्राजील, चीन, साउथ अफ्रीका, रशिया के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो। 50 ऐसे देश जिनकी पहचान हम कर रहे हैं। तो मतलब अब समीकरण वहाँ हम बदलेंगे। अपने मैं समझ अमेरिका गया में आपकी भेजे जाने बात, वाले मोहन उत्पादों कुमार को अगर- मंगलम। समीकरण बदलेंगे। देखिए, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर परमानेंट इंटरेस्ट। हमें अपने हित साधने हैं, तो अब अमेरिका से नहीं सध रहे तो चीन के साथ साधेंगे। संदीप जी, मुझसे सवाल था। जी आपसे ही मोहन बाबू। अच्छा, मेरे को ठीक तरह सुनाई नहीं दिया। संदीप जी, पहले तो ये मैं कहूंगा, ये तो तय हो गया है कि ये पप्पी जप्पी की जो डिप्लोमेसी है, विदेश नीति है, या वीरू जय की दोस्ती है, इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। ये सब एक दिखावा था। विश्व गुरु तो हम कहीं के नहीं रहे। दूसरी बात, मानता हूं अगर ट्रम्प हमारे साथ एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हुए ब्लैकमेल कर रहा है एक तरीके से, तो हमने इतने सालों में ईयू के देशों के साथ क्यों नहीं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है? 2013 से ये बात चल रही है, तभी भी भाजपा ने इसका विरोध किया था। और पिछले 12 सालों में, 11 साल में इनकी सरकार एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बड़े देश के साथ साइन नहीं कर पाए हैं। अब भी आके इन्होंने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कि भाई अगर हमारे जो एक्सपोर्टर है वो अमेरिका को अपना सामान ना बेचे तो बाकी देश भी तो है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश है, यूके का देश है। तो अभी तक एक ऑल्टरनेटिव मार्केट भी तय नहीं कर पाए हैं ये लोग। तो ये इनकी विदेश नीति नहीं किस नहीं तरीके मोहन की है, बाबू, वो दिख ही क्योंकि रही आप है। अर्थव्यवस्था को और अगर ये समझते कहना- हैं। एक चीज समझाइए, ये इतना आसान नहीं होता कि अच्छा अमेरिका नहीं ले रहा, मैं यूरोप में बेच दूंगा। मैं अगर एक निर्यातक एक दिन हूं, में मैं तो कोई क्या- कारोबारी हूं, मैं गारमेंट एक्सपोर्टर हूं, या मैं कालीन बना रहा हूं, एक मार्केट बंद हुआ, संदीप दूसरे जी, को टटोलने में, आपने- कांटेक्ट करने में नहीं, सालों लग जाते हैं। नहीं संदीप जी, ये भी आपकी बात सच है, मगर टेक्सटाइल के मार्केट को ही आप ले लीजिए। अगर अगर फार्मिंग में हमारी पॉपुलेशन काम कर रही है तो नंबर 2 उसमें फिर अगर हमारी एम्प्लॉयमेंट होती है वो टेक्सटाइल्स में होती है। और टेक्सटाइल्स बड़े ही सालों से लैक ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, मतलब यूरोप के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं रहा है, यूएस के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं रहा है, मगर बांग्लादेश का रहा है, वियतनाम का रहा है, काफी छोटे छोटे देशों का रहा है, जिसकी वजह से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल्स, वो जितना ये लोग करते हैं उसका 10% भी नहीं हम कर पा रहे हैं। तो ये जो अग्रीमेंट है ये बहुत सालों से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की मांग रही है कि भाई ऐसा एक अग्रीमेंट आप साइन करेंगे तो जो जैसे सेक्टर में, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में जहां इतने लोग काम करते हैं, नहीं, अपना उनको और बनाएंगे, नौकरी अपना मिलेगी। खाएंगे। मोहन भागवत कह रहे हैं, मोहन बाबू आपके नेम से कि घर का खाना खाओ, पिज्जा खाने की क्या जरूरत है, अपना बनाएंगे, यहीं खपाएंगे उसे। यही तो मतलब ये जो स्वदेशी की जो जो जबान है या जो बोलते हैं, ये सबसे बड़ा जुमला है। कोई देश नहीं है आज, कोई देश नहीं है पूरी दुनिया में जो अपना ही पूरा बना के अपना ही खाता है, नॉर्थ कोरिया के सिवाय मेरे ख्याल से। और हम नॉर्थ कोरिया तो नहीं है किसी भी हालत में। तो ये सब बेवकूफ़ों की बात है जो हमें मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो रखी जा रही है। अब आप बताइए, वो कह रहे हैं कि जीएसटी कम करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी कम करेगी आरबीआई, तो अचानक क्या होगा, हमारे जेब में ज्यादा पैसे आ जाएंगे। जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं का माल अब नहीं, इंडियन वो यहीं पे जीएसटी खरीद की लेंगे। घोषणा का असर तो ये हुआ है मोहन कुमार मंगलम, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कर दिया। मुझे कुछ बता रहे थे ऑटोमोबाइल जो ये ऑटो डीलर्स हैं कि लोगों ने कारें खरीदनी ही बंद कर दी, डिमांड ही थक गई। लोग कह रहे हैं भैया रुकते हैं, थोड़ा सा जीएसटी कम हो जाएगी तो दाम कम हो जाएंगे, तो खरीद ही नहीं रहा कोई। आप हाँ, एक तो वो प्रॉब्लम हो गई है, और दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो कपड़ा खरीद लिया, उन्होंने तो डाई के लिए दे दिया, उन सब चीजों पे उनको जीएसटी लगता है, वो बाद में ही उनको इनपुट क्रेडिट मिलता है जो एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक्सपोर्ट के सारे ऑर्डर फ्रीज हो गए तो उनका पैसा तो गया ना सरकार के साथ। इनपुट क्रेडिट करोड़ों में पड़ा हुआ है इन लोगों का सरकार के पास, कम से कम वो तो रिलीज कर दें। वो तो रिलीज करना ही होगा, लेकिन इसका एक और असर ब्रजमोहन श्रीवास्तव, मोहन बाबू एक सेकंड, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये देखिए झिंगा आंध्र प्रदेश, सोना हीरा गहने सूरत मुंबई जयपुर, टेक्सटाइल तिरुपुर नोएडा गुरुग्राम बेंगलुरु लुधियाना जयपुर, कारपेट का मैंने बता ही दिया, फर्नीचर जोधपुर सहारनपुर, लेदर फुटवेयर आगरा कानपुर रानीपेट, ये तमाम वो इलाके हैं। ये इंडिया ही नहीं, ये भारत
ग्रामीण अंचल, कस्बे, जहाँ से हमारे मेहनती लोग, शिल्पकार हैं, हमारे बढ़ई हैं, हमारे कारीगर हैं, वो सामान भेजते हैं। नोटबंदी के चलते, जीएसटी के चलते 6 लाख एमएसएमई बंद हो चुके हैं। ये सिलसिला और ये समस्या और विकराल हो जाएगी क्या आने वाले दिनों में? संदीप जी, मैं इसको इस ढंग से देखता हूं, अमेरिका फर्स्ट बनाम इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट। वहां पर अमेरिकन फर्स्ट की बात की, अमेरिका फर्स्ट की बात की गई और हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है। एक देश हमारे ऊपर ये दबाव डाले कि आप दूसरे मुल्क से सस्ती मिलने वाली चीज़ जो कि तेल है वो मत लीजिए और हम उसके सामने झुक जाएं, तो इसकी कीमत अगर देना पड़ी है तो मैं सोचता हूं देश को देना चाहिए। कोई इस पे गलत बात नहीं है। नहीं, चीन को 30% कीमत देनी पड़ी, हमें 50% आया। मतलब हम समझ नहीं पाए, हम विदेश नीति ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नहीं, मैं वो सवाल तो पूछूंगा बीच में, काउंटर सवाल तो ब्रजमोहन भाई। नहीं, मैं आपकी इन सारी बातों से असहमत हूं, बिल्कुल नहीं। एक राष्ट्रपति चुना जाता है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, हमारी भी अपनी एक पॉलिसी है, वो है इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट, कि क्या हम उस मुल्क के सामने झुक जाएं जो हमसे ये कहे कि आप। चीन झुक गया इसलिए 30% लगा, वो दबाव डाल रहा है। वियतनाम झुक गया इसलिए 20% लगा उन पर, हम पर 50% लग गया। मैं दूसरे देशों की से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश की बात जब कहता हूं, 1974 में हमारे सामने ये परेशानी आई थी, 1998 में आई, 2001 में आई, 2017 में आई। आपको मालूम होगा किया था हमने, कौन सा विस्फोट किया कि 50% लग गया हम पर? संदीप जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। प्लीज। इसके पहले देश ने सारी चीजों को फेस किया है। हमको जब सुपर कंप्यूटर चाहिए था, अमेरिका ने मना कर दिया, हमने अपना परम कंप्यूटर डेवलप किया। क्रायोजेनिक इंजन की जब बात आई थी, उसके ऊपर उन्होंने दबाव डाला, हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, हमने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़े। तो ये दबाव को कई बार राष्ट्रों को सहना पड़ता है। आपने जो उदाहरण दिए ब्रजमोहन भाई, देखिए मैं इस बात को पहले भी मान चुका हूं कि आपदा विपदा आती है, कोई आदमी भाई राष्ट्रपति बन गया और उसकी अब वो चला है गुंडागर्दी करने, पर इसमें एक बड़ा पर है, हमने सिचुएशन को, सूरत हाल को समझने परखने में, कसौटी पर कसने में चूक कर दी क्या? सवाल ये है। नहीं संदीप जी, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे यहाँ पे भी तैयारी चल रही थी। देखिए, हमारी विदेश नीति और विदेश नीति को चलाने वाले लोग इतने नासमझ नहीं है। संसार में भारत की विदेश नीति की बहुत प्रभुत्व है और हमारे जो विदेश नीति के जो जानकार हैं उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है। मुद्दा इसमें यह है कि जब एक मुल्क, आप कल्पना करिए ट्रंप साहब के बारे में, वो सबसे ज्यादा दंडित किसको कर रहे हैं? अपने देश की जनता को, जिन्होंने उनको चुन के राष्ट्रपति बनाया है। इसका सबसे पहला असर तो उनके देश के लोगों पे होना है। महंगी चीज उनको खरीदना होगी, वो अपना संभालेंगे, हमें अपने देश की चिंता है ना, अपने देश की भी चिंता करनी होगी कि नहीं करनी होगी, या नारों से ही अब स्वदेशी का नारा बुलंद कर दिया जाए विजय सरदाना और ये समस्या फुर्र हो जाएगी? इतना आसान है क्या सब कुछ? संदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्ट दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब की, देखिए वो हमारे सामने है, उस पर बहस करने से होगा नहीं, क्योंकि ट्रंप की नीति ट्रंप ही बदलेगा, हम कितना भी शोर मचा लें कुछ नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी भरपाई कैसे? हम जो $100 बिलियन का माल बेचते हैं अमेरिका को, अगर वो हमसे 50% ड्यूटी पे लेगा तो मान के चलिए कि कम से कम आधे से ज्यादा माल तो नहीं बिकेगा। सही कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको नया बाजार ढूंढना होगा। आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो गलत है, सही है, ये भारत का सॉल्यूशन नहीं है। आपको आज भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया से पेट्रोल डीजल खरीदना है, आपको बहुत सारे केमिकल चाइना से खरीदने हैं, बहुत सारा क्रिटिकल कंपोनेंट आपको दुनिया भर से खरीदना है। आप आत्मनिर्भर नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट करना आपकी मजबूरी है। स्वदेशी अच्छा है कि हमारे लोग विदेशी कम खाएं, लेकिन हम एक्सपोर्ट तो करें, तभी हमें फायदा होगा। हम इंपोर्ट ना करें, मैं मान लेता हूं, लेकिन बगैर एक्सपोर्ट के क्या हिंदुस्तान चल पाएगा?
ये भी अपने आप में एक सवाल है। नहीं, ये जितना उत्पादन हो रहा था इसकी खपत कहां होगी, और ये उत्पादन ये तो रुकेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विजय भाई, ये रुकेगा तो सीधा रोजगार पर असर पड़ेगा। 6 लाख एमएसएमई तो बंद पड़े हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, 6 लाख तो बंद हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए मैं 5-7 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। संदीप जी 1 मिनट दीजिएगा प्लीज प्लीज। जो आपने सवाल उठाया का हमारा मैन्युफैक्चरिंग 15-16% पे पिछले 15-20 साल से अटका हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण बहुत सिंपल है, आप जब एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा चाइना से, चाहे वो कितना ही अच्छा दोस्त हो आपका। आपके यहां पे लेबर प्रोडक्टिविटी चाइना के मुकाबले 1/3 है, इसको आप झुठला नहीं सकते। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपकी यहां पे चाइना के मुकाबले डबल है। हम 13-14% की बात करते हैं, चाइना 7-8 की बात करता है। हमारे यहां पे जो बैंक लोन देते हैं एमएसएमई को, वो देते हैं 10 से 14%, जो चाइना से भी डबल है। R&D पे हमारे यहां खर्चा है 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि चाइना की इकोनॉमी हमसे 4 गुना बड़ी है और उनका 2.5% ऑफ जीडीपी है। इसका मतलब आपको चाइना कभी बाजार में खड़े नहीं होने देगा अगर हम तेज अच्छा R&D नहीं कर पाए। नहीं, मैं एक चीज और जोड़ दूं आपकी इजाजत से विजय भाई। चाइना को तो छोड़िए, चाइना तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश काबू करने मुश्किल हो जाएंगे इस टैरिफ के बाद। मैं वहीं आ रहा हूं, वही बगला मेरा सवाल था। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में मैं अभी इसी साल वियतनाम था। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में जिस रफ्तार से वियतनाम ने काम किया है, हमारे मैन्युफैक्चरर, हमारी सरकारें सोचती रहती हैं, पॉलिसी बनाने में सालों लग जाते हैं, पता नहीं क्या बहस करते रहते हैं कौन टेक्नोलॉजी लेके आएगा। हमारे कानून ऐसे हैं जो हमें इनोवेशन करने नहीं दे रहे, और कानून है 1960 के और हम बात कर रहे हैं 2025 की। इसमें सिर्फ करप्शन के अलावा एमएसएमई को कुछ नहीं मिलता। वो परेशान है इंस्पेक्टरों से, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि करप्शन है, पहले से ज्यादा करप्शन है। सॉरी मोदी जी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप जाके पूछिए, आप ग्राउंड लेवल पे करप्शन पहले से बढ़ गया है। लोग ये कहते हैं मोदी जी बहुत सख्त हैं इसलिए हमारे रेट बढ़ गए। करप्शन के रेट बढ़ गए आपकी सख्ती से, कम तो नहीं हुए। मतलब ताल ठोकने और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोफेसर अरुण कुमार, देखिए, स्वदेशी होना चाहिए, स्वावलंबी हमें बनना चाहिए, वो हमारी ताकत रहेगी हमारे साथ। पर 15-16 कह रहे थे, जो लेटेस्ट फिगर है वो तो खुद माना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। स्वदेशी का मतलब मेक इन इंडिया, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो उसका योगदान 15-16 से घटकर 12 हो गया। वो 25 होना था, अब वो कह रहे हैं 12 से 23 करने में 20 साल लगेंगे। तो स्वदेशी अगर हम अपनाते भी हैं, उस बीच में क्या करेंगे? वो तो 5-7 साल तो लग जाएंगे ना, तब तक क्या करें हम? देखिए संदीप जी, जो अभी विजय सरदाना जी कह रहे थे वो बहुत सही कह रहे थे। हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए हैं। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होती तो हम अभी भी आगे निकल सकते थे। टेक्नोलॉजी में जो हमारा जो गिरावट आई है वो इसलिए क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दिया है, और हमारा जो R&D पे एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम है, जैसे विजय जी ने बताया। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो आज, प्राइवेट इंडस्ट्री तो R&D करती नहीं है, पब्लिक सेक्टर भी R&D में बहुत कमज़ोर है। तो ये हमारी जो टेक्नोलॉजी पॉलिसी है इसका बहुत बड़ा असर है, और यही ट्रंप साहब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब को समझ में आ गया है कि भारत के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो भारत जो है उनको दबा सके। और इसीलिए अभी जो हो रहा है वो स्ट्रेटेजिक जो है वो अपना कर रहे हैं कि वो हर चीज़ पे वो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी दबा रहे हैं, EU को भी दबा रहे हैं, कनाडा को भी दबा रहे हैं, भारत को भी दबा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर से अलग अलग जो बार्गेन करके सारे अपने जो फ़ायदे का जो कर लें। तो जैसे EU है, वहाँ पे 0% टैरिफ पे वो एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि इम्पोर्ट पे 15% लगेगा। उसी तरह जापान है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट जाएगा, वहाँ से जो एनर्जी परचेज होगी। तो जो भारत के साथ हो रहा है वो भारत को दबाने की कोशिश है कि भारत को ये, और कहा भी है वांस राहत नहीं, इस दबाव में चलिए अमेरिका दबा रहा है, हम अपने हित कहीं और साधेंगे, पर क्या चीन वो अनभिज्ञ थोड़ा है, वो भी तो दबाएगा कि अच्छा आए हो मजबूरी में मेरे साथ। हाँ प्रोफेसर साहब,
क्या कह रहे थे आप? सुनाई नहीं पड़ा। मैंने कहा कि अमेरिका दबाव बना रहा है, तो इस दबाव से अनभिज्ञ थोड़ा है चीन भी। हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे तो चीन भी तो दबाव बनाएगा कि मजबूरी में आ रहे हो मेरे पास। इसीलिए मैं कह रहा था कि अमेरिका को इस समझ में है कि हम फंस गए हैं चीन, रूस और अमेरिका के बीच में, और उसका वो फायदा उठा रहा है हमको दबाने में। और ये तब तक दबाव बढ़ता चला जाएगा जब तक कि हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं निकलेंगे। और जो विजय जी ने कहा कि करप्शन से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। लॉजिस्टिक्स भी है जो विजय रोजगार पर कितना असर पड़ेगा इसका? हाँ जी, रोजगार पर कितना असर पड़ेगा प्रोफेसर साहब? कई मिलियन, क्योंकि जो हमारे जो सेक्टर जिन पे असर पड़ेगा वो टेक्सटाइल सेक्टर भी है, अपरेल सेक्टर भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, बाकी ये आपने जो गिनाए थे, तो कई मिलियन जो लोग हैं उनका जो रोजगार खत्म हो जाएगा इससे। और जो हमें डिमांड जो जनरेट करनी है अंदर अर्थव्यवस्था में, वो हम जो जीएसटी वगैरह से कोशिश तो करेंगे, पर लेकिन उसका फायदा हमारे एक्सपोर्टर्स को नहीं पहुंचेगा, तो वहां तो असर होगा ही होगा। एक जनरल डिमांड को हम बढ़ा के कोशिश कर सकते हैं, जिसमें कि एमएसएमई सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, वहां पे अगर इनकम बढ़ेगी तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी, पर उस तरफ सरकार का ध्यान ये नहीं। बड़ी चुनौती देश के सामने मुंह बाए अब खड़ी हो गई है, और इसका रोजगार पर भी असर पड़ेगा। और जो मजदूर हैं, जो लेबर इंटेंसिव यूनिट्स हैं, वहां तो खासी दिक्कत का सबब पेश आने वाला है। पर आपदा में अवसर भी है क्या? और क्या हम उस अवसर को तलाशेंगे? क्योंकि विल हैव टू वॉक द टॉक। जो ज़बानी जमा खर्च हो रहा है उसे ज़मीन पर उतारना होगा जल्द से जल्द, अगर हमें विश्व गुरु बनने का अपना सपना बरकरार रखना है। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।